हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉकेड 12th पर। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास में हम लोग जो है विलियन चैप्टर 2 के विलियन चैप्टर 2 जो है केमिस्ट्री का उसका प्रश्न देखने वाले। कैसा प्रश्न? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर जो प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन अणु संख्या गुण नहीं है? तो देखिए अणु संख्या गुण क्या है? तो अणु संख्या गुण धर्म वह होते हैं जो क्या कहते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके? कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुण धर्म। ठीक है, तो अणु संख्या गुण धर्म कितने होते हैं? तो अणु संख्या गुण धर्म बच्चों आप जानते हैं कि अणु संख्या गुण धर्म 4 होते हैं। देखिए पहला जो अणु संख्या गुण धर्म है जानते हैं क्या? हिमांक में अवनमन, दूसरा का है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा का जो है परासरण दाब और चौथा का है क्वथनांक में उन्नयन जो है उसी का कहते हैं। ये चारों क्या है? हमारा क्या है? परासरण दाब है, पर सॉरी क्या है? ये हमारे अणु संख्या गुण धर्म है। तो देखिए अणु संख्या गुण धर्म इसमें से कौन नहीं, आप बता दीजिए। क्या है? नहीं पूछ रहे। परासरण दाब तो है, क्वथनांक में उन्नयन यह भी है, वाष्प दाब नहीं है। वाष्प दाब हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन है। तो देखिए नहीं कौन है? तो वाष्प दाब नहीं है। वाष्प दाब में अवनमन रहता है तो हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमें जो हमारा सी है क्या है? सही हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर जो फॉर्मूला है, तीसरा नंबर जो उसे पढ़ते हैं। मोलर लता को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए मोलर लता को व्यक्त किसे किया जाता है, कैसे? देखिए मोलर लता का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को पढ़िए। मोलर लता का फार्मूला होता है विलय के ग्राम अणुओं की संख्या। विलय के ग्राम अणुओं की संख्या मतलब विलय का मोल बटे विलय का मोल बटे विलय का आयतन, विलय का मोल बटे बच्चों का विलय का आयतन। तो देखिए विलय का मोल जो होता है, विलय का मोल इस तरह होता है। आयतन जो आयतन होता है इसमें किस में होता है? तो आयतन होता है केजी में, यानी मोल पर केजी हमारा क्या इसका सूत्र हो जाएगा, यानी मोल पर केजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोल पर लीटर नहीं, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर नहीं होगा, मोल पर क्या होगा? मोल पर ग्राम होगा, मोल पर किग्रा होगा, किग्रा यानी मोल पर केजी। अब मोल पर जो लीटर होता है बच्चों वह किसके लिए होता है? मोल राता के लिए होता है, मोल राता के लिए होता है। ठीक है, समझ गए? मोल रहता है क्योंकि इसमें जो आयतन होता है बच्चों, वो आयतन इसमें क्या होता है? वह लीटर में होता है, आयतन लीटर में होता है। ठीक है, समझ गए? और जो मोल लता का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है WA गुणे 1000 बटे में एम ए गुणे कितना होता है? एम ए गुणे भी होता है, एम ए गुणे कितना होता है? भी होता है। किसके लिए? मोल लता के लिए, मोल लता के लिए। ठीक है, समझ गए? सॉरी देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा होगा क्या? यहाँ पर WA होगा, WB, सॉरी WB क्या है आप देखिए। अब WB क्या है समझिए। तो बात WB है बच्चों विलियन का विलायक का आयतन है। W के V क्या है? तो विलायक का आयतन। यह हमारा किसका फार्मूला हो गया? तो यह हमारा फार्मूला हो गया क्या? मोलर लता का, मोलर लता का फार्मूला हो गया। तो अब देखिए मोल लता का क्या फार्मूला होता है उसे देखते हैं। तो मोल लता का जो फार्मूला होता है और WA गुणे 1000, WA गुणे 1000, यहाँ पर क्या WB की जगह क्या हो जाएगा? WB की जगह भी हो जाएगा। MA गुणे कितना हो जाएगा? भी। अब देखिए W जो WA क्या है उसे देखिए। तो WA जो है बच्चों वह विलय का दिया गया द्रव्यमान है, और W चाहे भार कह सकते हैं। MA क्या है? तो विलय का आणविक द्रव्यमान है, और V क्या है? विलयन का आयतन। और W 1000 इसलिए गुणा क्योंकि यह जो हमारा किस में है? मिलीलीटर में। यह लीटर में होता है तो हमारे 1000 से गुणा नहीं होता है। ठीक है, समझिए? तो देखिए अब हमारे 3 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न को पढ़िएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी होता है? तो देखिए कौन आयन सबसे जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी जो होता है बच्चों क्या है? बताइए क्या? Mn धनायन 2, Cr धनायन 3, Ti धनायन 3 और V धनायन 3। तो देखिए इसमें जो सबसे अस्थायी जो होता है, अस्थायी कौन होता है? अस्थायी सबसे होता है Cr धनायन 3 होता है। कौन होता है बच्चों? Cr धनायन 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? उत्तर सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए लिखा गया निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा घोल आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? देखिए आदर्श घोल क्या होता है? तो आदर्श घोल जो होता है जो
जो क्या होता है राउल्ट नियम का पालन करता है। राउल्ट जो नियम क्या राउल्ट नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, राउल्ट नियम का पालन करता है। और जो नहीं पालन करता है वो क्या कहता है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन चाहे अनादर्श विलयन कह सकते हैं, अनादर्श विलयन उसे कहते हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन उसको क्या कह देते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें हमें क्या अनादर्श विलयन के बारे में बताना है क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन पढ़िए और उत्तर देने का C6H6C4 CCl4 दिया है, C6H5 C6H5 दिया है, C6H5Br और C2H5Cl क्या दिया है L दिया है। ठीक है समझ गए। अब देखिए CH3 का होल ट्वाइस 2CO और दिया है CCl4 दिया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाए निर्माण नहीं करता है तो वह किस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो बच्चों का निर्माण नहीं करता है, किसका आदर्श घोल का निर्माण यह नहीं करता है। ठीक है समझ गए। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को पढ़िएगा। 5 निम्नलिखित में से कौन आदर्श परागम्य झिल्ली से निकल पाता है। अर्ध परागम्य झिल्ली से। तो देखिए अर्ध परागम्य झिल्ली से जो होते हैं बच्चों केवल विलायक के अणु पार कर पाते हैं, विलायक के अणु पार कर पाते हैं क्योंकि यह बहुत ही इससे केवल विलायक अणु ही पार कर पाते हैं, विलय के अणु नहीं, विलायक अणु ही पार कर पाते हैं। तो देखिए विलायक अणु जटिल अणु आयन सरल आयन। तो देखिए इस जो होता है केवल किसके विलायक अणु पार करते पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाए बी हो जाए। तो देखिए विलयन जो होता है विलयन जो होता है किससे कहते हैं तो समांगी मिश्रण का ही विलयन कहा जाता है। विलयन में 2 घटक होते हैं, पहला जो होता है विलय होता है, दूसरा का जो किस क्या होता है विलायक होता है, दूसरा का क्या होता है विलायक होता है। ठीक है समझ गए। अब देखिए इसमें जो विलय किसे कहते हैं तो विलय वह होता है जिसकी मात्रा क्या होती है विलयन में कम होती है, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है और जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है वह क्या कहलाता है विलायक कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखिए अब अगला देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। लिखा गया है लिखा गया है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण। तो देखिए मोलर सांद्रण कहने का अर्थ है मोलर सांद्रण यानी मोल राता कहना है। मोल राता हमें क्या करना है ज्ञात करना है। मोल राता का फॉर्मूला हमने अभी आप लोगों को क्या बताया है WA/1000 बटे में WA/1000। देखिए हम फिर से लिखते रहे WA/1000 बटे में MA कितना भी, यह हमारा क्या मोलर सांद्रण यानी मोल राता का सूत्र है। इसी सूत्र पर हमें क्या बैठा देना है। तो देखिए हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो देखिए घोल यानी क्या दिया, घोल यानी विलयन दिया है। विलयन का आयतन हमें दिया है क्या 234.2 ग्राम दे दिया है, यानी हमें भी पता है। WA भी दिया है, देखिए 34.2 ग्राम चीनी। तो चीनी क्या है हमारा विलय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है, यानी हमें WA भी पता है। और 1000 तो प्रश्न में हमारा सूत्र में है की है, यानी MA हमें नहीं पता है, यानी MA हम क्या ज्ञात करना है। MA क्या है तो हमने बताया है कि MA जो है विलय का आणविक द्रव्यमान है, मतलब हमें क्या चीनी का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम चीनी का आणविक द्रव्यमान अभी ज्ञात करते हैं। तो देखिए चीनी का जो सूत्र होता है आप ध्यान दीजिएगा, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, यह सूत्र होता है आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर C लिख लेंगे, यहाँ पर H और यहाँ पर 11 O लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे O लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है देखिए हम निकालते हैं अब इसका आणविक द्रव्यमान। तो देखिए आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है। देखिए C जो है C यानी क्या कार्बन का हो गया, तो कार्बन 12 गो है, हाइड्रोजन का हो गया 22 गो है और ऑक्सीजन का हो गया 11 गो। अब इसके सभी के आणविक द्रव्यमान जो है उससे क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 होता है, 22 क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह 16 होता है। ठीक है, ये इतना मालूम है। इसको जब हल कीजिएगा, हल करेंगे तो 12 × 12 यानी 144 हो जाएगा
22 22 गुणे 1 यानी क्या हो जाएगा 22, और 16 गुणे 11 यानी 176 यानी हमारा इतने का इतने को जोड़ना पड़ेगा। देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो बच्चों हमें देखिए इतना 4 4 2 6 4 2 6 6 या 6 6 कितना हो जाएगा 12, 6 6 कितना हो जाएगा 12 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 की 2 हमारा लिखा जाएगा और हासिल लगा कितना 1। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 4 2 6 या 6 6 7 13 यानी 13 एक कितना हो जाएगा हमारा 14, 13 1 14 14 हो जाएगा और हासिल लगा 1 और 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 2 1 3 हमारा यानी 300 कितना हो जाएगा 42 हमारा योग आ गया, यानी आणविक द्रव्यमान हमारा कितना आ गया 342। ठीक है, अब हम इसको 342 को ले जाकर क्या फार्मूला में बैठा देंगे। तो देखिए अब बैठाते हैं। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या था, WA गुणे 1000 बटे में MA गुणे कितना V। तो देखिए WA कितना दिया है, तो WA हमारा दिया है, WA हमारा कितना दिया है, तो देखिए WA यानी विलय का जो दिया है, देख लेते हैं चीनी का हमारे अणुभार दिया है कितना, यहीं पर हम हल कर देते हैं। तो चीनी का दिया है हमारा कितना 34.2 34.2 गुणे 1000 हमारा फार्मूला का, बटे में कितना हो जाएगा, ये हमारा आणविक द्रव्यमान कितना आएगा 342 आया था, 342 गुणे हमारा कितना हो जाएगा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन दिया 2 3 4.2। तो देखिए इस दशमलव को हम कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, कहाँ नीचे। तो यानी इससे यह कट जाएगा तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा 10, नीचे हमारा 10 हो गया। तो इस 10 ले हमारा ये कट जाएगा, देखिए इस 10 ले हमारा ये कट जाएगा 1 0, तो ऊपर कितना बचा 100, ऊपर बचा कितना 100, और ये जब दशमलव को हम ऊपर भेजेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000, ऊपर कितना हो जाएगा 1000, यानी ऊपर ये बचा हमारा 1000 और बटे में बचा कितना ये बचा, यानी 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 4 2 इतना बचा, कितना बचा 1000 बटे में 2 3 4 2, यानी इसको जब हल कीजिएगा तो 0.42 आएगा लगभग, जो हमारे कितना ऑप्शन नंबर बी शायद लगभग है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी का इसका सही हो जाएगा। यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि देखिए हम मोबाइल पर हल करें इसलिए आपको क्या होगा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, इस 7 नंबर प्रश्न की ओर हम देखते हैं। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। हिमांक में अवनमन क्या अधिकतम, तो हिमांक क्या होता है बच्चों, तो हिमांक आप जानते हो कि जब द्रव जो होता है वह ठोस में बदल जाता है तो उसी क्या कहते हैं हिमांक कहा जाता है। हिमांक कब बदलता है, जब द्रव का क्या तापमान कम कर दिया जाता है। जिस प्रकार आप जानते होंगे कि जल का हिमांक बिंदु जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है किस में बदल जाता है, जल बर्फ में बदल जाता है। तो हिमांक अवनमन अधिक होता है। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, तो मान चलिए कोई भी जल है, कोई भी विलयन, उसमें कोई भी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ जब मिला दीजिएगा, अवाष्पशील जब पदार्थ मिला उसका जो हिमांक है, हिमांक क्या हो जाएगा, हिमांक कम हो जाएगा। हिमांक कम हो जाए उसी क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। तो देखिए हिमांक अवनमन अधिक बताना है, तो अधिक किसका होता है, तो देखिए क्या K2SO4 का होता है, क्या NaCl, क्या ये लिखा गया, और ये तो देखिए जो इसमें हिमांक जो अवनमन अधिक होता है वो K2SO4 का होता है। किसका होता है, K2SO4, यानी हमारा इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। 8 नंबर लिखा गया है कि जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। तो देखिए अवकारक शक्ति का सबसे अधिक अवकार्य शक्ति किसका होता है, क्या लिथियम का होता है, क्या के का होता है, क्या CS का होता है, क्या Na का होता है, क्या Na यानी सोडियम। तो देखिए जो इसमें होता है अवकारक शक्ति सबसे अधिक जो होता है वह लिथियम यानी Li होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इसका सही हो जाए, इसका अवकारक शक्ति अधिक होता है। साधारण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होती है, देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए तापक्रम से स्वतंत्र होती है, तापक्रम यानी जो ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती, यह बताना है। तो ताप पर निर्भर कौन नहीं करती है, तो ताप पर निर्भर बच्चों जो होता है
ताप पर मोलर लाता जो होता है कौन निर्भर नहीं करता है, मोलर लाता जो है बच्चों यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो मोलर लाता सामान्यता मोलर लाता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इस कौन निर्भर नहीं करता है, सॉरी कौन निर्भर तापक्रम पर निर्भर करता है, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को बताइएगा। 10 नंबर प्रश्न लिखा गया है अणु संख्या गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणु भार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। तो देखिए अणु प्रोटीन और बहुलक का अणु भार जो ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा, अणु संख्या गुण के द्वारा, गुणधर्म के द्वारा। वह कौन सी जो अणु संख्या गुणधर्म है चारों में से कौन सबसे अधिक सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम बताना है, क्या वह प्रासरण दाब है, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक मूल्य। तो देखिए जो सर्वोत्तम विधि जो है बच्चों वह विधि कौन है, प्रासरण दाब है। कौन है, प्रासरण दाब के द्वारा ही प्रोटीन और बहुलक का अणुभार सर्वोत्तम हो सकता है। 11 नंबर क्या है कि विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते कहलाते हैं। तो देखिए वे विलयन बताए जिसका प्रासरण दाब सामान्य ताप पर समान होता है, मान वे वह विलयन बताए जिसका प्रासरण दाब जो होता है सामान्य ताप पर समान होता है। तो कौन होता है, क्या समाकृत होता है, क्या समावसी होता है, अति प्रासी होता है, क्या समप्रासी होता है। देखिए बच्चों ये जो होता है विलयन, उस विलयन को क्या कहते हैं, हम विलयन को समपरासी विलयन कहते हैं, समपरासी विलयन कहते हैं, समपरासी विलयन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो देखिए अणुसंख्या गुणधर्म नहीं बताना है। तो 4 जो अणुसंख्या गुणधर्म है तो उन चारों में से कौन नहीं है। तो देखिए प्रासरण दाब तो मैंने बताया कि यस है, वाष्प दाब का अवनमन यह भी आप जानते हैं, और देखिए डी नंबर जो होता है हिमांक अवनमन यह भी है। तो देखिए कौन नहीं है पूछ रहा है, कौन नहीं है पूछ रहा है, तो यानी हमारा जो पृष्ठ तनाव है बच्चों यह जो अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, न लिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। तो देखिए इसमें जो उच्चतम क्वथनांक का विलयन हमें बताना है। तो देखिए उच्चतम क्वथनांक का इसमें जो विलयन है 0.001 m और MgCl2 है। कौन है, MgCl2 है जो ही क्या वो क्वथनांक इसका उच्चतम है, क्वथनांक विलयन का क्या उच्चतम है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पूछिए। 14 नंबर प्रश्न जो लिखा है उसे पढ़िए। राउल्ट नियम के अनुसार बता रहे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनपन किसी से अवाष्पित होता है। तो देखिए अवाष्पित होता है वह बताना है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, विलायक के मूल प्रभाजी के बराबर, विलय के मूल प्रभाजी के बराबर, और विलायक के प्रतिशत के बराबर, और विलय के मोल प्रतिशत के बराबर। तो देखिए राउल्ट नियम क्या कहता है, राउल्ट नियम आप जानते हैं कि राउल्ट नियम का नियम कहता है कि विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, विलयन के प्रत्येक घटक के वाष्प दाब उसके मोल प्रभाजी क्या होता है, समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाजी के समानुपाती होता है। यह क्या कहता है, राउल्ट नियम कहता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाए विलय के मोल प्रभाजी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, विलय के मोल प्रभाजी के अपेक्षिक अवनपन होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 15 नंबर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म बताना है। तो देखिए आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि प्रासरण दाब होगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब देखिए 15 नंबर बताना है समप्रासी विलयन में समान होती है। तो देखिए समप्रासी विलयन में समान होती है यह बताना है। क्या मोलर सांद्रण, मोलर लता, नार्म लता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो समान होता है विलयन में समान होता है कौन होता है, मोलर सांद्रण यानी मोल राता जो समान होता है। ठीक है, समझ गए। 16 नंबर बताना है कि कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो देखिए अणु संख्या गुणधर्म नहीं, तो इसमें क्या सूचना दे दिया है। तो देखिए डेल्टा टी एफ से सूचित करते हैं किसको,
हिमांक में अवनमन को किससे सूचित करते हैं? हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF ले। पाई से किसको सूचित करते हैं? तो पाई से सूचित करते हैं, पाई से सूचित करते हैं हम लोग प्रासरण दाब को। किससे सूचित करते हैं? पाई से प्रासरण दाब को। और डेल्टा TF से सूचित करते हैं हम लोग किस में? हिमांक में अवनमन को, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन को सूचित करते। किसको सूचित करते हैं? क्वथनांक में उन्नयन को। और केबी से सूचित करते हैं। यह जो केबी है बच्चों वो क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक स्थिरांक है। क्वथनांक क्या स्थिरांक चाहे कह लीजिए चाहे नियतांक कह लीजिए। यानी देखिए ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या हो जाएगा? नहीं है अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्यों होगा। 17 नंबर प्रश्न लिखा गया है। 17 नंबर विलयन में संगणित होने वाले विलय के लिए वाट हाफ गुणांक होता है। तो देखिए वाट हाफ गुणांक को किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं बच्चों। जानते हैं जब वाट हाफ गुणांक जो होता है बच्चों, तो देखिए वाट हाफ गुणांक को किससे सूचित करते हैं? तो वाट हाफ गुणांक को आई से लिखते हैं। और इस जब आई का मान जो होता है बच्चों, यदि 1 के बराबर होगा, तो जो अणु उसका संयोजन और वियोजन नहीं होगा। संयोजन या वियोजन जो होगा बच्चों वह नहीं होगा। और जब यही जब आई का मान बड़ा हो, किससे बड़ा हो बच्चों? 1 से अधिक हो। इसका मान जब का 1 से अधिक होगा तो संयोजन होगा। क्या होगा बच्चों? आप जानते हैं क्या होगा? संयोजन होगा। अणुओं के बीच क्या होगा? संयोजन। इसी जब आई का मान छोटा हो किससे? 1 से, जब छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? जब वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोजन हो गया। तो यानी हमें देखिए संगणित मतलब होता है वियोजन। तो संगणित कब होगा? जब वियोजन कब होगा? तो वाट हाफ गुणांक में जब मान 1 से कम होंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या लग रहा है? सही लग रहा है। 0 पर नहीं होगा। 1 से अधिक होता क्या होगा? तो 1 से जब अधिक होगा तो हमारा 1 से अधिक होगा तो क्या होगा? संयोजन होगा। और 1 से कम होगा तो वियोजन होगा। जब 1 के बराबर होगा क्या? संयोजन वियोजन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। 18 नंबर प्रश्न क्या लिखा है? जलीय विलयन में ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। तो देखिए ताप में वृद्धि करेंगे तो जलीय विलयन के, मान चलिए कोई जलीय विलयन है, ताप में उसमें वृद्धि कर दे, इसमें मान चलिए पार्थ इसमें जलीय विलयन रख दिए और इसको ताप दिया, मतलब ताप इसका गर्म कर दिया खून ने, तो इसमें किस चीज़ में कमी आ सकती है? तो वह जो कमी मतलब किस चीज़ में परिवर्तन आ सकता है? तो देखिए क्या मोलरता बढ़ने में, और देखिए मोलरता घटने में, और देखिए क्या लिखा है ऑप्शन, मोल अंश बढ़ने में, W भार परसेंट बढ़ने में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो मोलरता बढ़ने में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलरता इसमें क्या हो जाएगा? ताप वृद्धि से बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए जलीय विलयन का। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर दीजिएगा। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि HCl और H2O के स्तर क्वाथी मिश्रण में होता है। तो देखिए HCl और H2O का स्तर क्वाथी जो मिश्रण होता है वो बच्चों क्या 48% HCl होता है? क्या 22.2% HCl होता है? क्या 36% HCl होता है? क्या 20.2% HCl होता है? तो देखिए इसका जो स्तर क्वाथी मिश्रण होता है वो 20.2% HCl होता है। कितना होता है? 20.2% HCl होता है। ठीक है, HCl, यानी हमारा जो सही उत्तर दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, समझ गए। 20 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? परासरण दाब की इकाई होती है। देखिए परासरण दाब जो होता है बच्चों, इकाई मतलब समझ लेगा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ATM होता है। ATM पैसा निकालने वाला ATM नहीं। ठीक है, समझ गए। में MEV होता है, क्या कैलोरी होता है, क्या सेंटीमीटर प्रति सेकंड या ATM। तो ऑप्शन नंबर हमारा का कौन हो जाएगा? डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब देखिए हम देख रहे हैं क्या 21 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया है अंडा के सबसे बाहरी काड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl के तनु विलयन में डालने से क्या होता है? तो देखिए तनु विलयन क्या होता है? तो वे विलयन जिसमें क्या होता है? सांद्रता कम होती है। सांद्रता मतलब समझिए का गाढ़ापन, जिसमें गाढ़ापन अधिक होगा वह सांद्र विलयन, जिसमें कम होगा वह तनु विलयन। तो देखिए तनु विलयन HCl से उसमें क्या है?
NaCl तनु विलयन में किससे डाला जाता है? अंडा के जो बाहरी परत है। तो इसको जब डालिएगा इस विलयन में से निकाल के हम अंडा के छिलके को इस विलयन में, देखिए शुरू से समझिए। अंडा का जो मान चलिए यह 1 बिलियन है, यह भी यहाँ पर भी है तो NaCl, और यहाँ पर हमारे का NaCl यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, कह रहा है कि अंडा के सबसे बाहरी काड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl में डाला जाता है। तो NaCl में क्या किया जाता है? डाला जाता है। तो डालिएगा तो क्या होगा? तो इसमें से निकाल के इसमें रखा जाता है पहले, और इसमें से हटा के इसमें क्या डाल दिया जाता है। तो इसमें जब डालेंगे तो क्या होगा? तो देखिए पढ़िए, क्या अंडा फूल जाएगा? अंडा फूल जाए मानी अंडा फूलने की बात की जा रही है। अंडा सिकुड़ जाएगा, अंडा के बाहरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंडा के आकार में लिखा गया अंडा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंडा पहले सिकुड़ जाता है और फिर फूल जाता है। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, अंडा सिकुड़ जाता है। जब इसको हम NaCl से हटाकर क्या है NaCl में डालेंगे तो अंडा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न लिखा विद्युत अपघट्य का उदाहरण। तो देखिए विद्युत अपघट्य क्या पदार्थ होते हैं? जो विद्युत अपघट्य होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर आयन में बढ़ जाते हैं, वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो देखिए चीनी क्या विद्युत अपघट्य? सोडियम एसीटेट, यूरिया, बेंजीन, मतलब उदाहरण देना हम विद्युत अपघट्य का। तो देखिए जो सोडियम एसीटेट होता है वो विद्युत अपघट्य होता है। कौन होता है? वो विद्युत अपघट्य होता है। मोलर लता को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए यह उत्तर आप क्या रिपीट हो गया, इसलिए आप इसका उत्तर किस में दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, उस प्रश्न को पढ़िए। 23 नंबर लिखा गया निम्नलिखित में इनमें कौन राल्ट नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए धनात्मक विचलन क्या है? तो देखिए जो विलयन होते हैं 2 तरह से होते हैं। क्या पहला जो होता है आदर्श विलयन होता है, आदर्श विलयन। दूसरा का जो होता है अनादर्श विलयन होता है। पहला आदर्श, दूसरा का अनादर्श। अनादर्श विलयन क्या है? तो जो राल्ट नियम का पालन नहीं करता अनादर्श विलयन, और जो पालन करता है वो क्या है? आदर्श विलयन। कौन हो जाता है? आदर्श विलयन। तो देखिए इसमें बताना है धनात्मक विचलन। तो देखिए कौन होता है? अनादर्श विलयन जो होता है बच्चों वो 2 तरह का होता है, एक धनात्मक विचलन वाला, एक ऋणात्मक विचलन वाला। तो देखिए धनात्मक विचलन कब होता है? जब राल्ट नियम के मान, जो वाष्प दाब का मान होगा राल्ट नियम के मान से क्या होगा? अधिक होता है। तो देखिए अधिक होता है प्रदर्शित धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। यानी हमें ऋणात्मक विचलन को समझिए क्या बताना है, यानी जिसका वाष्प दाब राल्ट नियम के मान से क्या होगा? कम होगा। देखिए क्या बेंजीन क्लोरोफार्म का होगा, क्या बेंजीन एसीटोन का होगा, बेंजीन एथेनॉल का होगा, क्या बेंजीन कार्बो टेट्राकोलाइड का होता है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, बेंजीन क्लोरोफार्म का जो होगा वह धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब मान लीजिए क्या वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर सकता है। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के अनुपात होता है। उपयुक्त तथ्य किसका है? तथ्य मतलब उपयुक्त ये जो कथन नियम है ये बच्चों क्या नियम है? यह जो नियम बच्चों हेनरी नियम है। कौन सा नियम है? हेनरी का यह नियम है। हेनरी का नियम है। जिस प्रकार हमने राउल्ट का नियम पढ़ा है यह क्या हेनरी का नियम है। हेनरी का यह नियम है, आप इसे मालूम होगा, ठीक है। तो देखिए यह हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? हेनरी जी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए जो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न इसमें भी क्या मोल राता ज्ञात करना है। तो देखिए मोल राता क्या हम इसी पर निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए मोल राता ज्ञात करना है, प्रश्न को पढ़िए। विलियन के 200 ml में 2 ग्राम H2NaOH घुले है तो विलय के मोल राता ज्ञात कीजिए। मोल राता ज्ञात करना है, ठीक है। ये 20 नहीं दिया, ठीक है। मोल राता हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मोल राता हम चलिए क्या ज्ञात करते हैं। तो मोल राता का जो फार्मूला उसी फार्मूला पर हम क्या बैठा देते हैं। तो देखिए फार्मूला को हम एक बार फिर लिखते हैं, WA गुणे 1000 बटे में MA गुणे कितना, MA गुणे V। तो हमें V तो दिया गया है 200 ml, V दिया कितना 200 ml। देखिए हमें V दिया है कितना 200 ml, यहाँ पर देखिए पीछे दिखाई दे रहा होगा। और MA हमें ज्ञात करना है उसी तरह जिसे सोडियम AOH का हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। और WA जो हमारा कितना दिया है, W यानी
अणु का जो भार दिया 2 ग्राम दिया है, ठीक है, समझ गए। तो हमें एम ए ज्ञात कर लेते हैं, जल्दी दिया। तो एम ए यानी एम ए, तो एम ए यानी सोडियम का, जब एम ए ज्ञात कीजिए यानी आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे सोडियम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम जो है कितना, एगो है, ऑक्सीजन भी एगो है और हाइड्रोजन भी एगो है। इसका जो आणविक द्रव्यमान 16 हो जाएगा, इसका इसका जो होगा 23 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 23। तो देखिए 23 लिख देंगे। तो 23 प्लस में 16 प्लस में कितना 1। इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसको हमें प्राप्त होगा कितना 40 प्राप्त हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम हल कर देते हैं। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 2 1000 ये सब कहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सूत्र पर सब बैठा रहे हैं। यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो देखिए 200 हो जाएगा। ये 200 ले 1000 कितने मर्त में कटा है, देखिए 200 ले 1000 5 मर्त में कट जाएगा, ठीक है, कह दीजिएगा। 5 दूनी कितने मर्त में कट जाएगा, 10 मर्त में कट जाएगा। और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 0.0 हमारा कितना हो जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर 1 समझिए, और नीचे कितना बचा हमारा 2, यानी ध्यान दीजिए, ऊपर 1 नीचे कितना 2, यानी 0.5 हमारा क्या इसका उत्तर हो जाएगा, किसका, मोलरता का, इस प्रश्न का। तो देखिए इस प्रश्न का 0.5 यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा, 0.5, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर पर देखिए बच्चों, हमने जो 24 नंबर प्रश्न बताया था, इसका जो उत्तर क्या बताया था, हमने हेनरी नियम बताया था, क्या जो गलत उत्तर है हमारा, क्या गलत। इसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। देखिए यह जो प्रश्न हम ध्यान से न पढ़े, इसके कारण हम इसका उत्तर गलत दे पाए। तो देखिए इसको उत्तर हम प्रश्न को फिर एक बार पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा गया है कि अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है। तो देखिए यह जो नियम है किसके अनुसार है, तो यह जो नियम बच्चों राउल्ट नियम दिया था, किसके दिया था, तो राउल्ट नियम ने दिया था। राउल्ट नियम क्या बताया था कि किसी भी, देखिए हम इसको आसान भाषा में बोल रहे हैं, किसी भी विलयन का जो, देखिए विलयन के कितने घटक होते हैं, कहेंगे विलयन का 2 घटक होता है गुरुजी। कौन होता है, तो पहला जो होता है विलय, दूसरा का विलय। जो विलय और विलयन होते हैं, ठीक है। तो इसने राउल्ट नियम बताए थे कि विलयन के प्रत्येक घटक जब वाष्प दाब होता है, उसके मूल प्रभाजी का होता है समानुपाती होता है। मूल प्रभाजी यानी मोलरता कह लीजिए, चाहे मोलर सांद्रण कह लीजिए, इसके क्या होता है समानुपाती होता था। किसने कहा था, तो यह राउल्ट नियम ने कहा था। देखिए उसी को यह लिखा गया, अपेक्षिक अवनमन मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी विलयन के प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब होता है, उसके मोल प्रभाजी के समानुपाती होता है। वाष्प दाब आप जानते होंगे कि वाष्प के द्वारा समझिए का लगाया गया दाब ही क्या है, वाष्प दाब है। यह जो होता है बच्चों, मान चलिए एक परात है, इस परात में हम जल रख दिए, क्या रख दिए बच्चों, जल, मान चलिए इसमें हम रख दिए। ये जो जल रखे हैं बच्चों, इस जल को हम क्या करेंगे, अब गर्म करें। तो देखिए यह मान चलिए क्या है, एक पात्र है। इस पात्र में हम ले लिए क्या, जल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जल। इस पात्र में हम जल ले लिए, और इस जल को जब हम गर्म करेंगे, मान चलिए हम इसमें आग दे रहे हैं और इसके कारण इसको गर्म करें, तो जब ये गर्म होगा तो ये इसके जो अणु है बच्चों, क्या अणु, ये जो भाप बनेंगे, तो क्या इस पर दाब लगाएंगे, बर्तन पर दाब लगाएंगे बाहर की ओर, इसी दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कह देते हैं। क्या समझ गए वाष्प दाब क्या है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दीजिए, ठीक है, समझ गए। तो देखिए हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हमारा कौन हो जाएगा, राउल्ट नियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हेनरी नियम क्या है, तो देखिए हेनरी नियम वह नियम में क्या बताए हैं, तो हेनरी नियम बताए हैं, तो हेनरी जी ने बताया कि किसी भी विलायक का वाष्प दाब, किसी भी विलयन का वाष्प, तो देखिए हमने जो बोला था अभी क्या वो गलत बोला। देखिए यह जो होता है हेनरी नियम क्या होता है, हेनरी नियम होता है किसी भी विलयन का विलयता, किसी भी विलयन की विलयता जो होती है बच्चों, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। विलयता जो होती है आंशिक दाब की समानुपाती होती है, उसे क्या कहते हैं,
हेनरी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी नियम कहते हैं। और विलयता क्या है? विलयता को समझिएगा, किसी भी विलयन में किसी भी विलय को घुलाने, किसी भी विलायक में विलय की घुलने की क्षमता ही क्या कहते हैं? उसको विलयता कह देते हैं। ठीक है, समझ गए? तो चलिए हम आगे देखते हैं किस नंबर प्रश्न पर थे। तो 27 नंबर प्रश्न हम कर लिए थे। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न हम कर लेने के बाद हमारा आता है कौन नंबर प्रश्न? 27 नंबर प्रश्न हम करने वाले थे। इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे क्या? 0.5 कैसे आया? तो देखिए 27 नंबर प्रश्न पढ़िए कि नियम जो बताता है किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलय के गैस के दाब के क्रमानुपाती है। देखिए गैस की क्या होती है? घोली गई गैस की मात्रा विलयन के गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती है। देखिए यही जो क्या है बच्चों, यह जो नियम है बच्चों, यह हेनरी नियम है। कौन सा नियम है? हेनरी नियम बताएं कि किसी भी गैस की जो विलयता होती है उसके आंशिक दाब के क्या समानुपाती होती है। देखिए समानुपाती कहे चाहे अनुक्रमानुपाती, दोनों का सेम बात। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, समझ गए? यानी हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा द्रवयुक्त पेराल्ट नियम के निम्न में से कौन सा द्रवयुक्त राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन दर्शाता है? देखिए राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन बताना है। यानी जो क्या है? राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन मानी राउल्ट वाष्प दाब का मान जो राउल्ट नियम के मान से क्या अधिक बता दिया गया है। तो कौन है? तो देखिए बताना है क्या, वह जल नाइट्रिक अम्ल है, क्या बेंजोइक मेथनॉल है, या जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या एसीटोन क्लोरोफॉर्म है। तो इसका जो राइट आंसर है बेंजीन मेथनॉल जो है बच्चों, वह क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर का बी। 29 नंबर प्रश्न क्या लिखा है? देखिए विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुण है जो निर्भर करते हैं। तो देखिए मैं शुरू में ही बताया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर? कणों की संख्या पर, यानी कणों के आकार पर नहीं, विलाय की प्रकृति पर, केवल कणों की प्रकृति पर, कणों की संख्या। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब 30 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? अवनमन स्थिरांक है, मोलर अवनमन स्थिरांक को बताना है। निर्भर करता है। तो जो यह निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों यह किस पर निर्भर करता है? देखिए मोल अवनमन स्थिरांक जो होता है बच्चों, वो विलाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? क्या विलय की प्रकृति पर? तो नहीं गुरुजी। विलाय की प्रकृति पर तो यस गुरुजी। विलयन के वाष्प दाब पर नहीं, विलयन के ऊष्मा पर नहीं, यह निर्भर नहीं करते। किस पर निर्भर? केवल विलाय की प्रकृति पर। किस पर? विलाय की प्रकृति पर। ठीक है, समझ गए? 31 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। शुद्ध जल का मोल रहता होता है। देखिए शुद्ध जल का जो मोल रहता होता है क्या 55.6 होता है, 50 होता है, 100 होता है, क्या 18 होता है? देखिए शुद्ध जल का जो मोल रहता है जो होता है बच्चों, आप जानते होंगे कि 55 कितना होता है? 6 होता है। 55.6 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? 32 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि यदि सोडियम क्या लिखा है? Na2SO4 की वियोजन की मात्रा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त वाट-हाफ गुणांक है। तो देखिए वियोजन की मात्रा, तो वियोजन हमारा कब होता है? जब क्या होगा? मान जो हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम प्रश्न क्या है कि सोडियम लिखा गया है कि सोडियम टू माने Na2SO4 की वियोजन की मात्रा देखिए यहाँ पर अल्फा होगा। क्या अल्फा? यहाँ पर वियोजन की मात्रा क्या? अल्फा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त वाट-हाफ आई होता है। तो देखिए इस समय जो आई जो होगा वाट-हाफ गुणांक होगा आणविक द्रव्यमान की गणना में, तो होगा क्या 1 प्लस में क्या होगा? 1 प्लस में 2 अल्फा, 1 प्लस में क्या होगा? 2 अल्फा हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर कौन दिख रहा है बच्चों? हाँ हमारा सी दिख रहा है। ठीक है, समझ गए? 32 नंबर प्रश्न पढ़िए। 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं, इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर आप किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में देकर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है
35 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। तो देखिए हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, यह भी प्रश्न हमारा क्या है, रिपीट है। आप इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। देखिए 35 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, आदर्श घोल बनाता है जब इसके अवयव, तो देखिए आदर्श घोल कब बनाते हैं, जब इसके अवयव, आप जानते हैं कि आदर्श घोल होता है जो राल्ट नियम का पालन करता है। देखिए अब हमारा क्या इसको प्रश्न क्या पढ़ते हैं, इसका प्रश्न देखिए, कोई मिश्रण करने से आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई मिश्रण करने इससे इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी नंबर देखिए ऑप्शन सी नंबर लिखा गया है कि कोई मिश्रण करने पर आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उच्चतम क्वथनिक प्रश्न, तो देखिए ऑप्शन, तो देखिए हम एंथैल्पी और आयतन पर बताना है। तो देखिए जो आदर्श विलयन है उसमें एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन शून्य होता है, माने शून्य कहने का अर्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यह कहा केवल केवल किस में कर आयतन परिवर्तन शून्य होता है, तो क्या शून्य नहीं होता है, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर यह गलती है। एंथैल्पी परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह भी गलत। देखिए ध्यान से समझिए एक बार। तो देखिए ये जो हमारा ए और बी ऑप्शन लिखा है, ये दोनों ऑप्शन क्या सही है, लेकिन देखिए ऑप्शन ए अलग अलग दे दिए, जिसके कारण यह हमारा क्या गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो क्या हो जाएगा बच्चों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या अलग अलग दोनों एक ही में दे दिया है, ठीक है, समझ गए। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए 36 नंबर प्रश्न पढ़िए। 36 नंबर लिखा है कि आदर्श घोल के लिए किसका मान शून्य नहीं होता है। तो देखिए हम जान गए एंथैल्पी परिवर्तन आयतन परिवर्तन शून्य होता है, और यह भी शून्य होता है, यानी हमारा डेल्टा मिक्सिंग एस जो होता है बच्चों, यह शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, क्योंकि ये डेल्टा भी मतलब डेल्टा मिक्सिंग मतलब डेल्टा में आयतन परिवर्तन शून्य और डेल्टा एच में तो एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी धातु, देखिए लिखा गया 37 नंबर कि कौन सी धातु को नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस युक्त होती है। तो देखिए रंगीन गैस कब युक्त होती है उसे हमें बताना है, तो धातु के नाइट्रेट पर। तो देखिए रंगीन गैस कब मतलब कोई उसमें रंग दिखाई पड़ता है, तो कौन किस में देगा, क्या NaNO3 में देगा, क्या CO होल ट्वाइज NO3 में देगा, क्या इसमें देगा, क्या इसमें देगा। तो देखिए इसका जो हमारा सही उत्तर दिख रहा है NaNO3 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 38 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि प्राशन के दौरान अर्धपरागम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। तो देखिए अर्धपरागम्य झिल्ली से केवल किसके अणु निकलते हैं, तो विलायक अणु निकल पाते हैं, ये आपको मालूम है, तो बिल्कुल निकल पाते हैं, जल का प्रवाह होता है। तो जल का प्रवाह जो होता है बच्चों, वह इसमें जो घटक होते हैं विलय और विलायक, विलय और होते हैं कि कौन होता है, और विलय और विलायक होते हैं। इसका जो विलय की जो सांद्रता देखिए, विलय की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, और विलायक की सांद्रता कम होती है। मैं आपको इसलिए बताऊं, आपको देखिए ध्यान दीजिए, विलायक की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो देखिए इसमें जो अर्धपरागम्य झिल्ली में प्राशन की क्रिया होती है, इसमें जल का जो प्रवाह होता है, चाहे कह सकते हैं जो इसमें क्रिया होती है प्राशन की क्रिया, वह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता है, यानी विलय से विलायक की ओर होती है, सॉरी विलायक से विलय की विलायक से विलय की ओर होती है, किससे की ओर, विलय से विलायक की ओर होती है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक होती है। तो देखिए होती है, तो इसमें हम क्या ध्यान देना है, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए अर्धपरागम्य झिल्ली के दोनों ओर से प्रवाह दर से नहीं होगा, अर्धपरागम्य झिल्ली के दोनों ओर से असमान दर तो नहीं होगा, मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो देखिए कम सांद्रता वाले विलयन की ओर नहीं, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होगा, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होगा, ठीक है, यानी देखिए मात्र अधिक सांद्रता वाले विलयन की। हाँ तो देखिए क्यों होगा, क्योंकि अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता की ओर होगा, क्योंकि प्राशन क्रिया यही होती है जिसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर कण गति करते हैं, तो यानी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए ये जितने भी 38 को प्रश्न थे, 38 नहीं थे, टाइपिंग में थोड़ा गिनती में नहीं, 40 कुल प्रश्न थे। तो देखिए 40 प्रश्नों को आप अंत तक देखें, तो इस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद।
और देखिए इसी तरह आप हमसे जुड़कर पढ़ते रहिए और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है और दोस्तों में क्लास को शेयर कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज क्लास हम इतना ही तक रखते हैं।